हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन मैथ्स पर। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। तो लास्ट क्लासेस तक हमने 16.1 और 16.2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आप वो क्लासेस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर देख सकते हैं। आज हम 16.3 के क्वेश्चंस करेंगे और 16.3 के क्वेश्चंस करने से पहले प्रायिकता का सूत्र और प्रायिकता से संबंधित कुछ रिजल्ट्स जो 16.3 के क्वेश्चंस करने के काम आएगी वो हम देख लेंगे एक बार। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं ताकि अपना समय व्यर्थ ना हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा है, प्रायिकता का सूत्र लिखा है जो आपको क्वेश्चंस करने के काम में आने वाला है। तो देखिए किसी घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रायिकता को हम किसी घटना ई की प्रायिकता है तो प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब पी ब्रैकेट ऑफ ई। तो ई इवेंट है और पी मतलब प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ई की अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल स्थितियाँ का मतलब ये हुआ कि जो घटना ई हो रही है जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, ज्ञात करनी है, उस इवेंट में कुल कितने आउटकम्स हैं, मतलब उसमें कुल कितने अवयव हैं। तो ई जो घटना है इसमें कुल कितने अवयव हैं वो सभी ऊपर आ जाएंगे, बटा में कुल संभावित परिणाम अर्थात प्रतिदर्श समष्टि का जो सेट हमने देखा था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो नीचे आ जाएगा। या हम कहें इसे निश्शेष स्थितियां भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका मतलब भी प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय ही होता है। तो नंबर ऑफ ई अगर इसे हम मैथमेटिक्स में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब घटना ई की प्रायिकता बराबर ई में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ई बटा एस में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एस, जहाँ ई जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं वह घटना का समुच्चय है और एस प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। आगे देखिए प्रायिकता से संबंधित कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगे और इन्हें ध्यान से समझिएगा। ये एवरी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ प्रायिकता यूज आती है 10th 11th 12th या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 0 या 0 से बड़ी, ये जो निशान आप देख रहे हैं ये 0 से बड़ा का है और ये इक्वलिटी होल्ड करता है, मतलब 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। अर्थात अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी घटना ई की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, साथ ही 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में स्टूडेंट्स प्रायिकता जो है वो कभी भी नकारात्मक नेगेटिव अर्थात 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसके अलावा कभी भी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप किसी क्वेश्चंस में प्रायिकता का कोई क्वेश्चन है उसे आप हल कर रहे हो और प्रायिकता आपने 1 से बड़ी या 0 से छोटी अर्थात नकारात्मक या 1 से बड़ी प्रायिकता निकाल ली है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से बड़ी या फिर 1 या 1 से छोटी होती है। अब मैं बात करता हूँ कि प्रायिकता जब 0 होती है तो घटना कैसी होती है। देखिए यदि प्रायिकता 0 है इसका मतलब घटना ई असंभव घटना है। हमने असंभव घटना के उदाहरण देखे थे। जैसे हम पासे की बात करें तो एक पासे को फेंकने पर 7 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 7 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता, असंभव है। तो नंबर ऑफ 0 हो गया और हम 0 में किसी का भी भाग देंगे तो सूत्र के माध्यम से प्रायिकता इसकी 0 आ जाएगी। हालांकि आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0 अर्थात किसी घटना की प्रायिकता 0 तब होती है जब वह घटना ई असंभव है। या इसका अपोजिट अगर हम कहें, अगर कोई घटना असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो मैं यहाँ पे ये निशान कर देता हूँ, अर्थात ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। नेक्स्ट है प्रायिकता 1 कब होती है? तो जब घटना निश्चित हो जाती है, अर्थात मैं कहूँ कि एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आए या टेल आए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब जाहिर सी बात है सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल के अलावा तो कुछ आने वाला भी नहीं है,
या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये तो श्योर इवेंट हो गई, निश्चित घटना हो गई। मतलब नंबर ऑफ ई में 2 अवयव हैं और नंबर ऑफ एस में भी 2 अवयव हैं, तो 2/2 1 हो जाएगा। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब वह घटना निश्चित है, या कहें हम कि कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता सदैव 1 होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात कभी आपसे पूछ लेता है घटना ए या बी की प्रायिकता, तो या का मतलब यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र होता है प्रायिकता ऑफ ए, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है वैसे, पर मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे है। तो सेट थ्योरी में, समुच्चय सिद्धांत में आपने ये सूत्र पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात ए यूनियन बी जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या का योग में से ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या को हम घटाते थे। ओके स्टूडेंट, अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में मतलब इस समीकरण में, इस समीकरण के प्रत्येक पद में नंबर ऑफ एस का भाग दे दिया है। तो नंबर ऑफ एस का भाग यहाँ भी लगा, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लगा और यहाँ भी लग गया। अब नंबर ऑफ एस का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए अभी हमने जस्ट ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रायिकता का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना ए की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी में हम नंबर ऑफ एस का भाग दे रहे हैं तो ये सूत्र बन गया किसका, ए यूनियन बी की प्रायिकता का। इसी प्रकार ये सूत्र बन जाएगा ए की प्रायिकता का, ये सूत्र बन जाएगा बी की प्रायिकता का और ये सूत्र बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता का। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है अपना। अब अगर एक विशेष स्थिति मान लो इसकी, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएं, तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि कोई भी दो घटनाएं यदि अपवर्जी होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन सदैव फाई होता है। अगर किसी दो घटनाओं का इंटरसेक्शन ही फाई हो गया तो इंटरसेक्शन फाई हो गया, इसका मतलब उस घटना की प्रायिकता भी 0 हो गई, तो उसमें अवयव ही नहीं है तो 0 बटा समथिंग इज 0, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हट जाएगा यहाँ से। तो घटना ए और बी अगर अपवर्जी हैं तो उसका सूत्र बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अर्थात ए यूनियन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के योग के बराबर हो जाएगी यदि घटना ए और बी अपवर्जी हैं तो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी काम आने वाले रिजल्ट्स हैं आपके। नेक्स्ट है, यदि प्रतिदर्श समष्टि एस का मान है ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये ओमेगा का चिन्ह होता है, तो एस जो है प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय, उसमें मैंने एन एलिमेंट एन अवयव लिए हैं जो ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा n तक हैं। तो इस स्थिति में ओमेगा 1 की प्रायिकता, ये मैंने क्या है घटनाएं ले ली, मान लो आप ये समझिए कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा n, ये अलग अलग n प्रकार की घटनाएं हैं, मतलब प्रत्येक घटना में एक अवयव है। और आप जानते हैं यदि किसी घटना में एक अवयव आता है उसे हम सरल घटना कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा n तक हमने सारी सरल घटनाएं अलग अलग ले ली हैं। तो इनकी प्रायिकताओं का जब योग करेंगे तो इन सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 के बराबर आएगा। ओके स्टूडेंट, मतलब प्रायिकता ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 की प्रायिकता ओमेगा 3 की प्रायिकता डॉट 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 ओमेगा n की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। लास्ट देखिए, घटना ए नहीं की प्रायिकता, ए नहीं का मतलब ए डैश, तो घटना ए डैश की प्रायिकता क्या होगी, तो ए डैश की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ए की प्रायिकता, मतलब प्रायिकता जो ए की थी उसको हम 1 में से अगर घटा देते हैं तो ए डैश की प्रायिकता आ जाती है। या आपको जो ए डैश है वो कई जगह ए बार भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए डैश हो या ए बार उसका मतलब होता है ए नहीं। ओके स्टूडेंट, तो किसी घटना मतलब ए के नहीं होने की घटना 1 माइनस ए के होने की घटना। अब इस रिजल्ट से मैंने ये बना दिया, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ए की प्रायिकता ए नहीं की प्रायिकता का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब हम इससे आगे 16.3 के क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16.3 का, प्रतिदर्श समष्टि S बराबर ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेकर ओमेगा 7 तक है के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। हमें ये प्रायिकता दी गई है, मतलब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 7 तक की इवेंट हैं, अलग अलग घटनाएं हो गई, सभी घटनाओं की प्रायिकता हमें जैसे ए में
ओमेगा 1 की प्रायिकता 0 1 है, ओमेगा 2 की ये है, ओमेगा 3 की ये है। इस प्रकार सभी घटनाओं की प्रायिकता दी गई है। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, मतलब इनमें से कोई ना कोई गलत भी होगा तो वो हमें चेक करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, मैंने एक टेबल में ड्रॉ किया है और इसी टेबल में हम इसका सॉल्यूशन भी कर देंगे। देखो ये ए इसका क्वेश्चन है, परिदर समष्टि ओमेगा 1 से ओमेगा 7 तक है। ए इसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें ओमेगा 1 की प्रायिकता है, ओमेगा 2 की है, ओमेगा 3 की, ओमेगा 4 की, ओमेगा 5 की, ओमेगा 6 की और ओमेगा 7 की प्रायिकता दी गई है। तो आपको क्या करना है, हमें यदि चेक करना है कि ये इन इवेंट्स सभी इवेंट्स की प्रायिकता वैध है या नहीं है, तो इसके लिए आपको दो काम करने हैं। दो काम कौन से करने हैं? तो पहला काम हमें ये करना है कि हमें ये चेक करना है कि जो अलग अलग सभी घटनाओं की प्रायिकताएँ दी गई हैं, ये वाली प्रायिकताएँ, इन सभी प्रायिकताओं का मान देखना है आपको कि 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, अर्थात 0 और 1 के बीच हो या फिर 0 या 1 हो। किसी भी स्थिति में ये मान अगर ऋणात्मक है या 1 से बड़ा है तो हम कहेंगे वो प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर ये पहला रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाता है, अगर ये पहला रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या करना है अपने को? योग। तो मैंने आपको बताया था कि सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद हम चेक करेंगे कि वो 1 से बड़ा आता है या 1 के बराबर आता है या 1 से छोटा आता है। अगर 1 के बराबर आ गया तो प्रायिकता निर्धारण वैध हो जाएगा, अन्यथा वैध नहीं होगा। देखिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए कि क्या आपको इनमें से कोई भी संख्या 0 से छोटी अर्थात ऋणात्मक दिख रही है? तो हम देखेंगे यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है। ओके, दूसरी बात, क्या कोई संख्या 1 से बड़ी है? तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी कोई संख्या 1 से बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है। तो आप लिखोगे कैसे इसको? आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई 1 से छोटी या बराबर और 0 से बड़ी या बराबर है। फॉर एवरी आई बराबर 1 2 और 1 2 से लेकर के 7 तक। ओके स्टूडेंट, मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 7 तक जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वो 0 से 1 के बीच में है। अब हम इनका योग चेक करेंगे। चूँकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है इसलिए हमें इनका योग देखना होगा। अब देखो इनका योग कितना आ रहा है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे समेशन ऑफ योग। आप जानते हो योग को हम समेशन से बताते हैं। आई बराबर 1 से लेकर 7 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई बराबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 7 तक का योग क्या आता है उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। तो देखिए इन सबको जोड़िए, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो ऐड करने के बाद आपको ये मिलेगा 1 मिल जाएगा आपको। आप इनको ऐड करके देख लीजिएगा। इन सबको जोड़ने पर 6 और 2 8, तो 0.80 तो यहीं बन गया है। 0.80 के बाद 1 ही जोड़ देंगे तो 0.90 हो गया है। 0.90 हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट ये जोड़िए, 0.01 है तो 1 3 1 4 4 5 9 और 1 10, तो 0.1 ये बन गया। तो 0.9 और 0.1 जब जोड़ देंगे तो 1.0 अर्थात 1 आ गया है। इसका मतलब इनका योग भी 1 आ गया। और ये जो प्रायिकताएँ हमने देखी, ये प्रायिकताएँ सारी की सारी 0 से 1 के बीच में थी। इसका मतलब ये प्रायिकता निर्धारण कैसा है स्टूडेंट? ये वैध है। ओके, इसी प्रकार से दूसरा चेक कीजिए। तो बी ऑप्शन है, तो बी में देखिए इनमें से कोई भी प्रायिकता 0 से छोटी अर्थात ऋणात्मक दिख रही है क्या? तो हम देखेंगे कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है। क्या कोई संख्या 1 से बड़ी है? तो हमें दिख रही है यहाँ पे 1/7 है, और 1/7 मतलब 1 का 7वां हिस्सा है, और 1 का 7वां हिस्सा 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इनका योग चेक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इनका योग देखोगे तो देखिएगा लघुत्तम 7 आ रहा है, क्योंकि हर समान है, हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो अंश जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/7 मतलब इसका योग कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये प्रायिकता निर्धारण भी वैध है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट है थर्ड। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपको संख्याएं दिख रही हैं वो कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं दिख रही है, साथ में कोई भी संख्या 1 से बड़ी भी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो जब इनका योग करेंगे तो योग कितना आएगा स्टूडेंट? तो देखिएगा इनका योग आएगा समेशन आई बराबर 1 to 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई बराबर, देखो इनका योग 7 और 6 13, 13 और 5
18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो इनका योग आ गया, नहीं स्टूडेंट 28 नहीं आएगा, पॉइंट भी आना है अभी। तो पॉइंट कितने अंकों बाद है? 1 अंकों बाद। तो इसका मतलब इकाई का 1 अंक छोड़कर हम लगा देंगे पॉइंट। तो ये 2.8 आ गया है और जो योग 2.8 आ गया तो इसका मतलब ये वैध नहीं है, क्योंकि योग इसका 1 आना चाहिए था। तो हम कह देंगे ये प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, तो ये अवैध हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये प्रायिकता निर्धारण अवैध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि -0.1 आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। अगर पहले ही प्रायिकता में माइनस की मिल गई तो चूंकि प्रायिकता कभी नेगेटिव होती ही नहीं है तो ये गलत हो गया। तो पहली कंडीशन ही यहाँ पे गलत हो गई। आप कारण दे सकते हैं। कारण क्या है यहाँ पे? चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ω1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ω5 दो प्रायिकताएँ ऐसी हैं जो <0 है, 0 से छोटी हैं। ओके स्टूडेंट, इसलिए ये प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं होगा। आपको इसका योग निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए इसका ई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कोई भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं है, लेकिन ये प्रायिकता यहाँ पे 1 से बड़ी मिल गई है। और जैसे 1 से बड़ी प्रायिकता हमें मिली तो हम कह देंगे यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। कारण क्या हो जाएगा? ω7 की प्रायिकता जो है वो 1 से बड़ी है। देखिए स्टूडेंट 15/14, तो 15 में 14 का भाग देंगे तो 14 एकम 14, मतलब 1 पॉइंट कुछ आ गया, और 1 पॉइंट कुछ आ गया तो प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा अवैध। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? तो ये हमने कॉपी कर लिया है। कम से कम 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहला काम, जब भी प्रायिकता पूछे किसी घटना की तो सबसे पहला काम होता है प्रतिदर्श समष्टि उतार दीजिए। प्रतिदर्श समष्टि हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखिएगा, प्रतिदर्श समष्टि S इज इक्वल, चूँकि एक सिक्का 2 बार उछाला है तो अभिप्रयोग मतलब जो हमने किया है वो सिक्के को उछाल के किया है, कितनी बार? 2 बार। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो आप जानते हैं 2 की घात 2 अर्थात 4 बार नंबर ऑफ S में 4 अवयव आएंगे। तो S इज इक्वल, अच्छा एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। स्टूडेंट ये प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हो गए। आप जब इन्हें काउंट करेंगे तो आपको दिख रहे हैं नंबर ऑफ S इज इक्वल 4। अब हम घटना ई की बात करते हैं। हम घटना ई मान लेते हैं, जो दी हुई है उसको। घटना है कम से कम 1 पट प्राप्त होना, कम से कम 1 पट प्राप्त होना। तो स्टूडेंट इस घटना को आप रोस्टर रूप में लिख लीजिएगा। कम से कम 1 पट प्राप्त होना, तो कम से कम 1 पट, पट मतलब टैल, तो टैल मतलब कम से कम 1 टैल इसमें आता है, इसमें आता है और इसमें आता है। तो HT जिसमें कम से कम 1 टैल आ रहा है, TH और एक TT, TT में 2 टैल आ गए हैं। हमें कम से कम 1 चाहिए, 1 से अधिक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई में अवयवों की संख्या कितनी है? तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3। ई में अवयवों की संख्या है 3। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, तो चूँकि किसी भी घटना इवेंट ई की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मान 3 है, नंबर ऑफ एस का मान 4 है, तो 3/4 आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पासा फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमें 5 घटनाएं दी गई हैं अलग अलग। एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना और 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। सभी घटनाओं को नाम दे देते हैं इनको अलग अलग। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कॉपी कर लिया है, इसका सॉल्यूशन भी हो गया है। मैं आपको समझा देता हूँ इसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक पासा फेंका हमने
तो पासा फेंकने पर हमें सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करनी है। किसी भी क्वेश्चन में प्रायिकता निकालने के लिए प्रतिदर्श समष्टि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। तो प्रतिदर्श समष्टि हमने निकाली यहाँ पे S इज इक्वल, चूँकि पासा एक बार फेंका तो इसमें 6 अवयव आए 1 से लेकर के 6 तक, तो नंबर ऑफ S बराबर 6। अब चूँकि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो मैंने सूत्र एक ही बार लिख दिया है कि किसी भी घटना E की प्रायिकता उस घटना में अवयवों की संख्या बटा S में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, E1 घटना मैंने नाम दिया पहली घटना को, ये लिखा हुआ था एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, अभाज्य संख्या प्रकट होना ये लिखा हुआ था। मैंने सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट किया है। तो जो ब्लू पेन का है वो सॉल्यूशन है, जो रेड पेन का है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था ये बुक में अपने को। तो E1 इज इक्वल, देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसके अंदर, तो अभाज्य संख्या हम छांटेंगे तो 2, 3 और 5, ये 3 यहाँ पे अभाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2, 3, 5 तीनों अभाज्य हुए। तो E1 में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3 अवयव हो गए E1 में। अब हमने E1 की प्रायिकता निकाली तो E1 में अवयवों की संख्या बटा S में अवयवों की संख्या 3/6, और जब इसको काटेंगे तो 1/2 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा E2 दिया हुआ था 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। मैंने इसको रोस्टर रूप में लिखा तो 3 या 3 से बड़ी, तो 3 भी शामिल है, और 3 से बड़ी 4, 5, 6, 3 से बड़ी 4, 5, 6 तक आ गई। अब E2 में अवयवों की संख्या थी 4, तो E2 में अवयवों की संख्या हमने लिखी 4। E2 की प्रायिकता बराबर E2 में अवयवों की संख्या बटा S में अवयवों की संख्या, मतलब 4/6, और 2 से काटने के बाद हमें 2/3 मिल जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, E3 एक या एक से छोटी संख्या प्रकट होना। तो एक या एक से छोटी, तो एक तो आ गया इसमें शामिल है, और एक से छोटी संख्या पासे में होती ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही अवयव आएगा। तो E3 में अवयव की संख्या 1 आ गई। E3 की प्रायिकता E3 में अवयवों की संख्या बटा S में अवयवों की संख्या, अर्थात 1/6 आंसर। नेक्स्ट है E4 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो स्टूडेंट्स, पासे में 6 से बड़ी संख्या आप जानते हैं होती ही नहीं है, और 6 से बड़ी संख्या नहीं होती, इसका मतलब ये खाली सेट हुआ, और खाली सेट को हम 5 से व्यक्त भी कर सकते हैं। इसका मतलब E4 में कितने अवयव हुए स्टूडेंट्स, 0 अवयव हुए। और यदि किसी घटना में 0 अवयव होते हैं तो उसकी प्रायिकता भी 0 आती है, और उस घटना को क्या कहते हैं ये हमने आज ही पढ़ा है, स्पेशलिटी है इस घटना की, तो ये स्पेशल घटना है। और इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो E4 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, E4 में अवयवों की संख्या 0 बटा S में अवयवों की संख्या, और 0 बटा कुछ भी, मतलब 0 बटा समथिंग इज 0 आंसर आ गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह घटना किस प्रकार की है। नेक्स्ट देखिए E5 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, और 6 से छोटी मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों 6 से छोटी संख्याएं होती हैं। तो E5 में कितने अवयव हुए स्टूडेंट्स, 5 अवयव हो गए। तो E5 की प्रायिकता हो गई नंबर ऑफ E, मतलब E5 में अवयवों की संख्या 5 बटा प्रतिदर्श समष्टि S में अवयवों की संख्या 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ताश के पत्तों के बारे में कुछ जानकारी आपको बता देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, और इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो देखिएगा, हालांकि आपको पहले से पता होगा, और नहीं भी पता है तो आप देख लीजिएगा। ताश में जो कुल पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं, वो 52 होते हैं। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52 होते हैं स्टूडेंट। और ये जो 52 पत्ते हैं ना, ये प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या होती है। जब भी हम ताश के पत्तों की बात करें तो प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ S जो होता है वो 52 हो जाती है, 52 हो जाती है। उसके बाद ये जो 52 पत्ते हैं ये 2 भागों में टूटते हैं, 26 और 26। 52 का जब आधा करेंगे तो 26 आएगा, तो 26-26 करके ये 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं। 26 तो होते हैं लाल रंग के पत्ते, और 26 होते हैं काले रंग के पत्ते। अब लाल रंग के पत्ते जो हैं वो वापस से 2 भागों में, 2 समान भागों में टूटेंगे। 26 का आधा करेंगे तो 13 होगा, और 13-13 करके ये 2 भागों में टूट जाते हैं। इसी प्रकार काले रंग के पत्ते भी 13-13 करके 2 भागों में टूट जाते हैं। तो हम कहें कि ताश में जो है वो 4 जोड़े हो गए हैं, 13, 13, 13, 13, तो 13 चौक 52। अब जो लाल रंग के हैं, ये लाल रंग के पत्तों में जो 13 पत्ते होते हैं वो पान के होते हैं, और 13 पत्ते होते हैं वो ईंट के होते हैं स्टूडेंट। ईंट चूँकि लाल रंग की होती है, ये याद करने का तरीका हो सकता है। ईंट लाल रंग की होती है तो 13 ईंट के पत्ते जो हैं वो लाल कलर में आएंगे।
पान भी लाल रंग का ही होता है। भाई जब पान खाते हैं तो थूकते हैं तो लाल ही आता है, तो पान भी लाल रंग का होता है। याद करने के तरीके हो सकते हैं बस ये। तो 13 पत्ते जो पान के होते हैं वो भी लाल रंग के होंगे। नेक्स्ट है हुकुम और चिड़ी। चिड़ी के पत्ते काले रंग के होते हैं 13, और हुकुम के पत्ते भी 13 काले रंग के होते हैं। अब पत्ते कौन कौन से होते हैं ये 13, तो वो देख लीजिएगा। 13 पत्ते जो होते हैं वो हमने पान के पत्तों का 13 पत्तों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया है। बिल्कुल ऐसे ही सभी पत्ते होते हैं, जैसे पान के पत्ते हैं 13, वैसे ही ईंट के होंगे, वैसे ही हुकुम के होंगे और वैसे ही चिड़ी के होंगे। तो देखिएगा 13 पत्तों में 2 से शुरू होता है पहला पत्ता, 1 से शुरू नहीं होता स्टूडेंट्स। पहला पत्ता 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद जे, क्यू, के और ए, ये 4 पत्ते आते हैं। जे, क्यू, के, ए ये अल्फ़ाबेट के आते हैं। और 2 से लेकर के 10 तक अंकों वाले पत्ते आते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है अंक वाले पत्ते कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक जब आप काउंट करोगे, क्योंकि 1 नहीं है इसलिए यहाँ पे 9 पत्ते हुए। अंक वाले पत्ते अगर 9 हैं तो बिना अंक वाले कितने शेष बच गए, 13 में से 9 गए तो 4 जो पत्ते हैं वो बिना अंक वाले हैं। इसके अलावा जे, क्यू और के जो हैं ये चित्र वाले पत्ते होते हैं। इनके ऊपर चित्र बने हुए आते हैं। जे पर जोकर को आता है, क्यू पर क्वीन अर्थात रानी बेगम का आता है, या के पर किंग अर्थात राजा या बादशाह का आता है। तो चित्र वाले पत्ते 3 हुए। अगर चित्र वाले पत्ते 3 हैं तो इस पूरे 13 पत्तों में से बिना चित्र वाले कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 9 ये और 1 ये 10 पत्ते बिना चित्र वाले हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कुल अंकों वाले पत्ते। कुल अंकों वाले पत्ते का मतलब 52 पत्तों की बात कर रहे हैं। इन 52 पत्तों में से टोटल अंकों वाले पत्ते कितने होते हैं, तो हमने देखा कि एक जोड़े में अंकों वाले पत्ते 9 थे। अगर एक जोड़े में 9 हैं तो कुल 13 के कितने जोड़े बने थे स्टूडेंट, 4 जोड़े। तो 9 गुणा 4 इज इक्वल 36। 36 पत्ते ऐसे होते हैं जो अंकों वाले होते हैं। इसी प्रकार कुल बिना अंकों वाले पत्ते, तो बिना अंकों वाले पत्ते हमने देखे थे 4 पत्ते थे बिना अंकों वाले एक जोड़े में। तो 4 जोड़ों में 4 गुणा 4 इज इक्वल 16। कुल चित्र वाले पत्ते 13 पत्तों में कुल चित्र वाले 3 पत्ते थे, तो 4 जोड़ों में 3 गुणा 4 12 पत्ते हो जाएंगे। बिना चित्र वाले कुल पत्ते 10 गुणा 4 40। यहाँ पे 10 पत्ते थे जो बिना चित्र वाले थे, 9 तो ये और 1 ये, तो 10 गुणा 4 इज इक्वल 40। जो जे है इसे गुलाम या जोकर कहा जाता है। ये जो क्यू है इसे रानी या बेगम लिखा हुआ मिल सकता है आपको क्वेश्चन में। के को बादशाह या राजा और ए को इक्का। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो ए है इसका प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। प्रतिदर्श समष्टि में ताश की गड्डी की बात करें तो 52 बिंदु हो गई। तो पहला तो उत्तर 52 ही हो गया सीधा सीधा। पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और हमें इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन। तो ताश के पत्तों की गड्ढे के 52 पत्तों में से हमने एक पत्ता यादृच्छा मतलब रैंडमली निकाला है। तब पहले प्रतिदर्श समष्टि के कितने बिंदु हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि में आपको स्पष्ट हो गया क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एस यहाँ पे कितने आएंगे, 52 आएंगे, क्योंकि ताश के पत्तों की बात कर रहे हैं। तो ताश के पत्तों में प्रतिदर्श समष्टि में 52 बिंदु हैं। मतलब आपके पास 52 रैंडम एक्सपेरिमेंट करने पर 52 ऑप्शन थे आपके पास, कुल संभावित परिणाम 52 है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए बी, पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो ई है घटना वो हुकुम का इक्का होना है, हुकुम का इक्का होना है। तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ ई कितना आएगा। अगर मैं इसे ई नाम दे दूँ तो नंबर ऑफ ई कितना आएगा स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ ई मतलब हुकुम का इक्का। तो हुकुम के कितने इक्के होते हैं, तो हमने ऊपर जब ये देखा था पूरा ताश का, तो हुकुम का 13 जोड़ा है। अब 13 के इस जोड़े में हुकुम का इक्का कितना आएगा, तो हम जानते हैं प्रत्येक जोड़े में एक इक्का होता है। प्रत्येक जोड़े में एक इक्का होता है, तो कुल तो 4 इक्के हुए अगर कुल की बात करते हैं हम। लेकिन यहाँ हम कुल इक्कों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हुकुम के इक्के की बात कर रहे हैं। तो हुकुम में एक इक्का होगा स्टूडेंट, हुकुम में एक इक्का होगा। तो नंबर ऑफ ई का मतलब कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ ई इज इक्वल 1 आ गया। तो यहाँ से प्रायिकता निकाल लेंगे हम, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 1/12। नेक्स्ट देखिए सी का फर्स्ट है इक्का होना। तो मैंने इस घटना को इवन मान लिया है। तो इवन मतलब इक्का, और मैंने अभी आपको बताया था कि ताश के पत्तों की एक जोड़े में 13 पत्तों का जो एक जोड़ा हुआ उसमें एक इक्का होता है। कुल जोड़े कितने होते हैं, 4 होते हैं स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ इवन मतलब इक्के भी कितने हो जाएंगे, कि टोटल ताश के पत्तों में 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम घटना इवन की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवन मतलब 4, नंबर ऑफ एस इज इक्वल
52। तो इसको आप काट सकते हो, आप देख रहे हैं ये 4 से ही कट जाएगा, 4 एकम 4 और 13 चौक 52, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने नेक्स्ट घटना को E2 नाम दे दिया है। ये कह रहा है कि काले रंग का पत्ता हो, और आप जानते हैं काले रंग के ताश में 26 पत्ते होते हैं। तो E2 में कुल अवयव मतलब E2 में कुल प्रतिदर्श बिंदु 26 आ गए। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट इसकी? 26/52। और जब आप इसको काटेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित हैं। नोटिफाई करिएगा स्टूडेंट, सिक्का है, सिक्के के एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 लिखा हुआ है। हेड और टेल नहीं है यहाँ पर। सिक्के के एक तल पर 1 लिखा हुआ है और दूसरे तल पर 6 अंकित है, तथा एक पासा है, दोनों को उछाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि प्रकृत संख्याओं का योग 3 है या दूसरा इसका 12 है। तो देखिएगा, तो हमें एक सिक्का दिया हुआ है जिस पर 1 और 6 अंकित हैं, और एक पासा है जिस पर 1 से लेकर के 6 अंकित है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिक्का उछाला है और फिर पासा उछाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं प्रतिदर्श समष्टि S का यहाँ पे एक सेट बना लेता हूँ। तो S में कौन कौन से अवयव संभव है देखिएगा। चूँकि यहाँ पे हमने सिक्का उछाला तो 1 या 6 आ सकता है। हो सकता है हमने सिक्का उछाला तो पहली बार में 1 आ गया, अब हम पासा उछालेंगे तो पासे के पास 6 ऑप्शन है स्टूडेंट। 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6 हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने सिक्का उछाला वापस से, तो सिक्के के पास 1 और 1 ऑप्शन था 6। अगर सिक्के के पास 6 आया होता तो फिर पासे को हम उछालेंगे तो पासे के पास फिर से 6 ऑप्शन है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो स्टूडेंट ये टोटल केस हमारे पास बनेंगे एस में, जो प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो अवयवों की संख्या होगी प्रतिदर्श समष्टि में, वो आप देखेंगे तो 12 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एच इज इक्वल 12। तो सबसे पहले हमें प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी होती है, वो हमने कर ली है 12। नेक्स्ट है, इसका पहला मैंने इस घटना को ए नाम दे दिया है, और ए घटना है कि पासे और सिक्के को उछालने के बाद जो प्रकट संख्याएं होंगी उनका योग 3 हो। तो स्टूडेंट, हमें इसमें से वो पेयर वो जोड़े उठा करके ए में रख देने हैं जिनका योग 3 होता है। तो देखिएगा, 1,1 इसमें नहीं आएगा, 1,2 इसमें आ जाएगा क्योंकि 1 और 2 का योग 3 होता है। इसके अलावा 1 और 2 का उल्टा कर दीजिए, 2 और 1 का योग भी 3 होता है, लेकिन 2 और 1 इसमें नहीं है, इसमें 2 और 1 नहीं है। 1,2 के अलावा और कोई संख्या है क्या जिसमें इसका योग 3 होता हो? तो स्टूडेंट, इसमें ऐसी कोई संख्या, कोई जोड़ा नहीं है। तो सेट ए में केवल एक ही अवयव आया, 1,2। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल 1, और नंबर ऑफ एस हम निकाल चुके हैं 12। इसका मतलब घटना ए की प्रायिकता नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस 1/12 हो जाएगी। नेक्स्ट है, घटना बी नाम दे दिया है मैंने इसे। अगर योग 12 हो तो प्रायिकता क्या होगी? तो हमें इसमें से एस में से वो जोड़े उठा लेने हैं जिनका योग 12 होता है। तो स्टूडेंट, अगर इनमें से आप जोड़ा देखते हो जिसका योग 12 है, तो केवल वो भी एक ही जोड़ा हुआ यहाँ पे 6,6 जिसका योग 12 है। तो इसका मतलब घटना बी को अगर आप रोस्टर रूप में लिखते हैं तो इसमें भी केवल एक ही अवयव आएगा, 6,6। मतलब बी में अवयवों की संख्या भी 1 हुई, तो घटना बी की प्रायिकता बराबर 1/12। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छा एक परिषद सदस्य का चुना जाना है तो एक स्त्री के चुने जाने की कितनी संभावनाएं हैं? चूँकि नगर परिषद में 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं तो टोटल 6 + 4 10 व्यक्ति हो गए। तो 10 हमारा प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या हो गई है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल 10 हो गया। इसके अलावा घटना ई को मैं मान लेता हूँ स्त्री का चुना जाना। तो देखिएगा, 4 पुरुष हैं और 6 स्त्रियां हैं, तो नंबर ऑफ एस में मतलब प्रतिदर्श समष्टि में 4 + 6 10 अवयव हो गए हैं। मैंने घटना ई नाम दे दिया है स्त्री को चुना जाना, तो स्त्री को चुना है हमने। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ ई। अब स्त्री कब चुनी जाएगी? जब इन 6 स्त्रियों में से कोई एक स्त्री को हम चूज करेंगे। तो नंबर ऑफ ई मतलब ई में अवयव कितने हुए? 6 अवयव हो गए। तो स्टूडेंट, प्रायिकता क्या हो जाएगी? किसी भी घटना की प्रायिकता
उस घटना में अवयवों की संख्या बटा प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। ई में अवयवों की संख्या 6 है और प्रतिदर्श समष्टि में 10। इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2 तिया 6, 2 5 10, 3/5 इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, एक अनभिनत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्त पर 1 रुपये जीतता है और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपये हारता है। चित्त पर तो 1 रुपये जीत रहा है और पट आता है तो वो 1.5 रुपये हारता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितने विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन राशियों से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सिक्के को हमने 4 बार उछाला है, चित्त पर 1 रुपये जीत रहा है और पट पर 1.5 रुपये हार रहा है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि S को लिख दिया है। प्रतिदर्श समष्टि S अगर सिक्के को 4 बार उछाला जाए तो आप आसानी से निकाल लेंगे, निकालना जानते हैं, क्योंकि 16.1 में हमने सभी क्वेश्चन इसी टाइप के किए हैं। तो नंबर ऑफ S इज इक्वल, चूँकि सिक्के को 4 बार उछाला गया है 2 की घात 4 मतलब 16 आ गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, सिक्के को 4 बार उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बना है उसमें से हमने नई नई अलग अलग घटनाएं जो बनती हैं वो सारी घटनाएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्यों लिखी हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि इसने ये कहा है कि अगर चित्त आता है तो 1 रुपये हारता है, सॉरी चित्त आता है तो 1 रुपये जीतता है और पट आता है तो 1.5 रुपये हार जाता है। तो मैंने क्या किया, इसमें जो जो घटनाएं थी उनमें एक घटना चारों चित्त आने की अलग से कर ली है, चारों पट आने की अलग कर दिया है, 3 चित्त और 1 पट आने की जो घटनाएं संभव थी वो अलग निकाल दी हैं, 2 चित्त और 2 पट आने की घटनाएं 6 होती हैं वो मैंने अलग कर दी हैं, और 3 पट और 1 चित्त आने की घटनाएं मैंने अलग कर दी हैं। इन सभी घटनाओं को मैंने नाम दे दिया है E1, E2, E3, E4 और E5। ये 5 प्रकार की घटनाएं यहाँ पे संभव हो सकती हैं। अब मैं राशि निकाल लेता हूँ कि कब कितनी राशि इसके पास बनेगी, कब हारेगा या कब जीतेगा। देखिए, यदि चारों चित्त आते हैं तो क्या होगा, चारों चित्त आते हैं तो चूंकि वो 1 रुपये जीतता है एक चित्त आने पर, तो 4 चित्त आने पर 4 गुणा 1 बराबर 4 रुपये जीतेगा, 4 रुपये जीतेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, E2 घटना है, इसमें 3 चित्त हैं और 1 पट है। 3 चित्त होने का मतलब 3 गुणा 1 मतलब 3 रुपये तो वो जीतेगा, माइनस 1 पट है तो 1 पट आने पर वो 1.5 रुपये हारता है, तो 1.5 रुपये मैंने यहाँ से घटा दिया है। तो 3 गुणा 1 3 और 3 में से 1.5 जाएगा तो 1.5 रुपये बचेगा, मतलब अभी भी 1.5 रुपये वो प्लस में है तो 1.5 रुपये अभी भी वो जीतेगा। तो E2 घटना, इस स्थिति में अगर कोई घटना होती है E2 तो वो 1.5 रुपये प्लस रहेगा, जीतता है। नेक्स्ट देखिए E3, अगर घटना इस प्रकार से हो कि 2 हेड या 2 टेल मतलब 2 पट या 2 चित्त आ जाएँ तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 चित्त आएंगे मतलब 2 रुपये जीतेगा, 2 गुणा 1 माइनस, अब 2 पट भी हैं साथ में, 1 पट के लिए वो 1.5 रुपये हारता है तो 2 पट के लिए 2 गुणा 1.5 रुपये वो हार जाएगा, 2 गुणा 1.5 रुपये हार जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 का 1.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 आने का मतलब होता है स्टूडेंट कि वो 1 रुपये हारेगा, इस स्थिति में वो 1 रुपये हार जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपये की हार। आगे देखिए घटना E4 है, यहाँ पे 3 पट हैं और 1 चित्त है, 3 पट हैं और 1 चित्त है, 1 चित्त का 1 रुपये जीता और 3 पट से 1.5 रुपये प्रत्येक पट के हिसाब से हार गया। तो ये मिलेगा 1 गुणा 1 मतलब 1, और 1.5 का जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 4.5, तो माइनस का 3.5 रुपये, माइनस का आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 3.5 की हार हो गई है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, चारों पट आ गए, तो चारों पट आ गए मतलब उसकी किस्मत ख़राब है भाई, उसने जीता तो कुछ है नहीं, तो चारों पट आने का मतलब ये हुआ कि 0 गुणा 1 मतलब 1 भी चित्त नहीं आया, माइनस 4 गुणा 1.5, तो कम्प्लीटली उसको लॉस हुआ है, कितने रुपए का स्टूडेंट, -6 हो जाएगा इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका मतलब 6 रुपये की हार हो गई है इस स्थिति में। ओके स्टूडेंट, तो जो कि इस राशि जीतने या हारने के बन सकते थे वो मैंने बना लिए हैं। अब इन सभी की प्रायिकता भी निकालनी है साथ में अपने को, तो प्रायिकता आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट मतलब नंबर ऑफ E1 हमें निकालना है, तो E1 में अवयवों की संख्या, E1 मतलब E1 घटना कौन सी हो गई, 4 रुपये जीतने की, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो E1 घटना है 4 रुपये जीतेगा। और हमने देखा ऊपर
इवन घटना हो गई, 4 रुपये जीतेगा और हमने ऊपर देखा है इवन में अवयव है एक, इवन में एक अवयव है। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इवन इज इक्वल 1। इट इम्प्लाइज, जो प्रायिकता आएगी इवन की वो देखिए कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इवन बटा नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ एस इसका कितना है 16 तो 1/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम E2 की बात करें तो इसका सेकंड E2 जो घटना है वो आपको दिख रही है 1.5 रुपये जीतने की, तो नंबर ऑफ E2 मतलब 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ E2 लिख देता हूँ, आप समझ रहे हैं। नंबर ऑफ E2 इज इक्वल 4 हो गया, तो यहाँ से E2 की प्रायिकता आ जाएगी 4/16 मतलब 1/4 आंसर। थर्ड है नंबर ऑफ E3। E3 जो घटना थी वो थी 1 रुपये की हार। 1 रुपये की हार E3 में हुई और E3 में टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स थे वो थे 6, तो हो जाएगा 6। इसका मतलब प्रायिकता जो E3 की आएगी वो हो जाएगी 6/16, 6/16, और 6 में जब आप 16 का भाग देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 8 16, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, इसी का फोर्थ है, स्पेस कम है तो हम यहाँ कर लेते हैं। नंबर फोर्थ है इसी का नंबर ऑफ E4। E4 में अवयव कितने होंगे। E4 घटना क्या है, E4 घटना है 3.5 रुपये की हार। 3.5 रुपये की हार में इवेंट में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 4 है, तो ये 4 हो गई, तो यहाँ से प्रायिकता आ जाएगी E4 की 4/16, और 4 में 16 का भाग जाएगा तो 1/4 आंसर आ जाएगा। और लास्ट स्टूडेंट इसका फिफ्थ, नंबर ऑफ E5 याद करेंगे अपन। E5 आप देख रहे हैं केवल एक इवेंट है, मतलब 6 रुपये की हार में केवल एक अवयव है, तो नंबर ऑफ E5 इज इक्वल 1। यहाँ से E5 की जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 1/16। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। शेष बचे हुए क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो आज की क्लास में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। साथ ही जो इसमें हमने फॉर्मूले सूत्र स्टार्टिंग में पढ़े थे और जो डेफिनेशंस या रिजल्ट्स जो हमने देखे थे उनको आप अच्छे से कंठस्थ याद करिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर वो याद नहीं होंगे तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।